एनिमल किंगडम। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए एनिमल किंगडम के अंदर जो हम रखते हैं, क्योंकि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। 5 किंगडम में हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया पहले, ठीक है, प्रोटिस्टा पढ़ लिया। उसके बाद हमने आपको मोनेरा के बारे में बताया, ठीक है, हमने फंजाई के बारे में पढ़ लिया, हमने इसके बाद प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ लिया। अब जो हम बात करेंगे वो एनिमल किंगडम की बात करेंगे, जिसके अंदर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि सेल जो होता है वो 2 तरह का होता है, या तो प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा। तो यदि प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है, तो उसको हमने मोनेरा ग्रुप में रख दिया, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक, चाहे वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर हो। और यदि यूकैरियोटिक होगा, यदि वो यूनिसेलुलर है, तो उसे हमने रखा प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा यदि मान लो है प्लांट की जगह जैसा और उसके फंक्शन हो एनिमल की तरफ से, हम फंजाई में रख दिए मल्टी सेलुलर को। अब यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर एनिमल्स यदि हम बात करते हैं, प्लांट्स तो अलग हो गया, यूसेल्युलर मल्टी सेलुलर प्लांट्स एक तरफ हो गए, तो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर यदि हम एनिमल्स की बात करें तो उन्हें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम के अंदर। तो एनिमल किंगडम के अंदर इन्हें पढ़ने से पहले हमने जितने भी एनिमल्स हैं उनको अलग अलग बेसिस पे हमने क्लासीफाई कर रखा है, अलग अलग बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई कर रखा है, चाहे वो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो। फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, बॉडी सिमेट्री हो, चाहे जंप लेयर पे हो, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिनके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट कर रखा है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मल्टी सेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म होता है। तो अलग अलग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन पे हम ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेलुलर लेवल पे बात करें तो एनिमल्स के अंदर एक ग्रुप है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में ये दे आर द एग्रीगेट्स ऑफ द सेल्स। ये एक सेल का तो नहीं बना होता है, लेकिन एक ही तरह के सेल्स का बना होता है। तो हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स। So they are the aggregates of the cells, so they will be kept at the cellular level or not. इसके बाद एक ग्रुप आता है जो टिश्यू लेवल पे होता है, जिस ग्रुप को हम कहते हैं सिलेंट्रेट, जिसके अंदर हाइड्रा आता है, ठीक है। हाँ, तो ये सब जितने आते हैं तो दे विल बी कमिंग एट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो इसमें देखो एक बात समझो, जब मैं कह रहा हूँ कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में फ़र्क क्या है। जो यूनिसेलुलर होता है एक सेल का बना होता है, मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के सेल से, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। तो जो यूनिसेलुलर होंगे, जो एक सेल के बने होंगे, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। उनमें क्या नहीं होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा तो उससे क्या होगा, उनकी जो वर्क इफिशियंसी होगी वो घट जाएगी। मान लो हमारे जितने भी सेल्स हैं सब अलग अलग काम करते हैं या एक ही सेल सारे काम करता है, अलग अलग काम, तो हमारी इफिशियंसी बढ़ी हुई है। यदि एक ही सेल सारे काम को करता तो उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है नहीं। मान लो एक आदमी है, वही सारे काम को कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी,
किसी एक ही चीज़ में तो एक्सपर्ट होगा, लेकिन यदि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग एक्सपर्ट काम कर रहा है तो वहाँ की इफिशियंसी बढ़ जाएगी या नहीं। तो जो मल्टी सेलुलर होती है उनकी इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा होती है यूनिसेलुलर का, क्योंकि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। इसमें जो यूनिसेलुलर होता है उसमें तो एब्सेंट होता है, लेकिन जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो मल्टी सेलुलर में प्रेजेंट होता है। तो इस कारण से इनकी इफिशियंसी बढ़ी हुई होगी या कम होगी? बढ़ी हुई। तो सिलेंट्रेट जो होते हैं वो टिश्यू लेवल पे आ गए। इसके बाद एक ग्रुप आता है प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस, तो जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है वो ग्रुप ऑर्गन लेवल पे आता है। इसके बाद निमैटोहेल्मिन्थिस से लेकर जितने भी ग्रुप्स हैं, निमैटोहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, ये तो इनवर्टिब्रेट्स के हो गए। वर्टिब्रेट्स में यदि देखो पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सभी ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आते हैं या नहीं आते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग ग्रुप को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट फॉर्म होता है वो निमैटोहेल्मिन्थिस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हम इसको निमैटोहेल्मिन्थिस को ऑर्गन सिस्टम पर लेवल पे रखेंगे या नहीं रखेंगे। इवन इसमें एक और चीज़ समझो, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं, या तो वो ओपन टाइप होगा या वो क्लोज टाइप का होगा। ओपन टाइप और क्लोज टाइप में क्या फ़र्क है समझो। ओपन टाइप में क्या है, द हार्ट जो ब्लड होगा, द ब्लड विल बी इन डायरेक्ट टच विद द सेल्स, ब्लड्स विल बी इन डायरेक्ट टच विद द सेल्स। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा नहीं डेवलप हो पाएगा। लेकिन जब क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो ब्लड विल बी रिमेन इन द ब्लड वेसल्स ओनली। सो द सेल्स जो है बाहर में, दे विल बी नॉट इन डायरेक्ट टच विद द ब्लड और सर्कुलेटरी मीडियम। तो उससे क्या होता है, यहाँ प्रेशर तो बिल्डअप रहता है, लेकिन यहाँ पर पहुँचाने के लिए एक दूसरे मीडियम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जैसे हमारा बॉडी है, ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर तो मेंटेन रहता है, लेकिन इन सेल्स के पास मतलब मटेरियल और इनके एक्सक्रीटरी वेस्ट को कैरी करने के लिए एक दूसरा लिक्विड होता है जिन्हें हम कहते हैं लिम्फ, जो डायरेक्टली सेल के कांटेक्ट में होता है या नहीं होता है। तो दिस इज हाउ वी डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट ग्रुप ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। अब जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, एक तो तुम्हारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, एक कैरेक्टरिस्टिक उस पर लिख सकते हो। दूसरी जो डिफ्रेंशिएशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री कहने का मतलब क्या होता है समझिए। सिमेट्री का मतलब सिमिलैरिटी। जब हम एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर प्लेस से कट करेंगे तो उसमें कोई सिमिलैरिटी होनी चाहिए या नहीं। तो सिमेट्री जो होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री वी कैन डिफ्रेंशिएट ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन द थ्री लेवल, ऑन थ्री लेवल। या तो वो एसिमेट्रिकल होंगे, आप उन्हें कट करो बॉडी के किसी भी प्लेन से, एट एनी प्लेन, if we divide the body, then the parts will be not similar to one another, तो जो पार्ट्स होंगे they will be not similar with one another, उनके पार्ट्स एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं होते हैं। आया समझ में। तो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एसिमेट्रिकल। तो जितने भी आपके पोरीफेरा ग्रुप के होते हैं, पोरीफेरा ग्रुप के, दे ऑल आर एसिमेट्रिकल। अब दूसरा है आपका रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रेडियल सिमेट्री, इफ द बॉडी प्लेन इज कट फ्रॉम एनी एक्सिस टचिंग द center point, then it will be dividing the body into two equal halves.
जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे सर्कल होता है, तो सर्कल का ये सेंट्रल एक्सिस है, तो इस सेंट्रल एक्सिस से कहीं से भी लाइन तुम ड्रॉ करो, इट विल डिवाइड द बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स और नॉट। चाहे आप यहाँ से ऐसे पास कर दो, चाहे आप यहाँ से पास कर दो, चाहे आप यहाँ से पास करो, यदि वो सेंट्रल एक्सिस को टच करता हुआ पास हो रहा है तो इट विल डिवाइड द बॉडी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और नॉट। सो दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज व्हाट? रेडियल सिमेट्री। तो जितने भी सिलेंट्रेट ग्रुप होता है, सिलेंट्रेट एंड इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा, तो ये दो ग्रुप होते हैं, सिलेंट्रेट एंड इकाइनोडर्माटा ग्रुप, जो कैसे होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल। इसके अलावा और जितने ग्रुप होते हैं सब बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? At a particular axis of the body, if you divide the body, then it will divide into 2 equal halves from a particular axis। मैंने कहा जैसे ह्यूमन बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन है, ठीक है, तो केवल इस वाले एक्सिस पे यदि हम उसको डिवाइड करें तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहने का मतलब होता है कि व्हेन वी डिवाइड द बॉडी, हाँ, ये जो सेंट्रल एक्सिस, ये वाले एक्सिस से डिवाइड करोगे तभी 2 इक्वल में, मान लो ऐसे डिवाइड करोगे 2 इक्वल हाफ में नहीं होंगे। ऐसे ही जब हमारे सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करेंगे देन इट विल डिवाइड इनटू 2 हाफ्स, द लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ, एंड बोथ ऑफ देम विल बी सिमिलर टू वन अनदर और नॉट। सो दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज व्हाट? बाइलेटरल। बाइलेटरल, बाई मतलब 2, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे ना, सो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल। यदि उस एक्सिस के अलावा, उस प्लेन के अलावा और कहीं से आप डिवाइड करेंगे, सो दे विल नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। सो दैट टाइप ऑफ सिमेट्री विल बी कॉल्ड एज व्हाट? बाइलेटरल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, होती है हायर प्लांट्स, हायर ऑर्गेनिज्म की। तो जो भी अब ग्रुप बचा, जैसे मान लीजिए सिलेंट्रेट है तो प्लेटिहेलमिन्थेस, निमेटोहेलमिन्थेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ठीक है, इकाइनोडर्मा तो इसमें आ गया। इसके अलावा जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सभी के सभी बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं या नहीं है? तो तुमसे पूछेगा बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है, बता सकते हो? इफ वी डिवाइड द organism body from a particular axis, then it divides into 2 equal halves, then that and the both halves will be identical to one another, so that type of symmetry is called as what? Bilateral symmetry. आया समझ में? Next we move toward the on the basis of germ layer, on the basis of germ layer. Germ layers जो होते हैं, they are those layer of cells which are responsible for forming the different parts of the body. अब जैसे मान लो, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, तुमने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, मतलब 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इन 3 जर्म लेयर से हमारी जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स है वो सभी इन्हीं तीनों में से किसी एक जर्म लेयर से डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर वी कैन डिवाइड द ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 टाइप, आइदर इट विल बी डिप्लोब्लास्टिक और इट विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लो, डाई मतलब 2, सो द ग्रुप और द ऑर्गेनिज्म which has developed from 2 germ layer, that is ectoderm and endoderm, endoderm, ठीक है, and the organism which has developed from 3 germ layer, ठीक है, organism which have developed from 3 germ layers, so they will be called as what? Triploblastic. वो 3 germ layer कौन कौन से होंगे? एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसका एग्जाम्पल है आपका पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेट,
सिलेंट्रेट, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेट। तो इसमें क्या होता है, जो एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है, ये अंदर वाला एंडोडर्म हो गया, बाहर वाला एक्टोडर्म हो गया, इसके बीच में लूज सेल्स होते हैं, ठीक है, और इन लूज सेल्स को हम कहते हैं मेसोगीलिया। क्या कहते हैं? मेसोगीलिया, ठीक है। सो दे आर नॉट बेसिकली मेसोडर्म, ठीक है, दे आर द लूज टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंटेड टू दीज सेल्स विच आर कॉल्ड एज ए मेसोगीलिया। लेकिन इनमें ये 3 जर्म लेयर में डिफ्रेंशिएट होते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है मल्टीसेलुलर, तो सभी के सभी एक यूनिसेलुलर जाइगोट से तो डेवलप होते हैं। ये डिवाइड हुए, जैसे ये 2 में डिवाइड हुआ, तो ऐसे ही ऐसे खूब सारे सेल्स बन गए, ठीक है। उसमें फिर क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट होता है 3 जर्म लेयर में, ठीक है। फिर ये अलग अलग जर्म लेयर जो है अलग अलग ऑर्गन्स को फॉर्म करता है। जब अलग अलग ऑर्गन्स को फॉर्म करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, it will give rise to the different body parts or not. So that will be called as germ layers. तो on the basis of germ layers कितने में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप को समझ में आ गया। नेक्स्ट है तुम्हारा सिलोम। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? सिलोम। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। सिलोम का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी, ठीक है। तो या तो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा या वो एब्सेंट होगा, हाँ या नहीं। तो यदि एब्सेंट होगा तो एसिलोमेट, ठीक है, और यदि प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक होता है स्यूडोसिलोमेट। यदि प्रेजेंट भी है तो फॉल्स सिलोम का भी फॉर्मेशन हो जाता है, और यदि ट्रू सिलोम है तो उसे हम कहेंगे यू सिलोमेट। यू सिलोमेट, यू सिलोमेट, ठीक है। तो सिलोम्स बॉडी कैविटी हो गया। तो बॉडी कैविटी में जो एब्सेंट होता है जिसमें सिलोम, वो क्या है? एसिलोमेट। इसका एग्जाम्पल है आपका पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेट। स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल है तुम्हारा, स्यूडोसिलोमेट के अंदर बॉडी कैविटी तो बनेगी, ठीक है, बट इट विल बी नॉट लाइंड बाई मेसोडर्म्स, नॉट लाइंड बाई मेसोडर्म। इफ इट इज नॉट लाइंड बाई द मेसोडर्म इट विल बी कॉल्ड एज स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? स्यूडोसिलोमेट। और उसके अलावा जितने और ग्रुप हैं, जैसे मान लीजिए आप निमेटोहेलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, और जितने वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल ऑफ देम विल बी कमिंग अंडर द यूसिलोमेट और नॉट, ठीक है। तो यूसिलोमेट कहने का मतलब क्या हो गया? ट्रू सिलोम, जिसका जो बॉडी लाइनिंग है, सो दैट विल बी ऑल्सो फॉर्म बाय द मेसोडर्म लेयर और नॉट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, समझ में आ गया? एसके हेलमिन्थिस, मैंने कहा कि प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद जितने भी हैं, तो दोस्त मैं बार बार जब बोलता हूँ, सबसे पहले पोरीफेरा को बताता हूँ। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, हायर ग्रुप है पोरीफेरा, सिलेंट्रेट है, ठीक है। सिलेंट्रेट के बाद प्लेटीहेलमिन्थिस, इसके बाद निमेटोहेलमिन्थिस। निमेटोहेलमिन्थिस इसके बाद आता है यूसिलोमेट के अंदर आ गया। फिर आता है एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा। 8 ग्रुप हो गए तुम्हारे किसमें? इनवर्टिब्रेट्स में। और 5 हो गए तुम्हारे वर्टिब्रेट्स में, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट वन ऑर्गेनिज्म विद अनदर ऑन द डिफरेंट बेसिस, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग ग्रुप को क्लासीफाई कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। आज ही तक करना।